Thôi mà thế. आइसक्यो हजुर कति वर्ष गत हुन्छ गुड मर्निङ Shall we start? शुरू करें? भेरी गुड मर्निङ सबैलाई नमस्कार छ। अनि आज यस प्रेस कन्फरेन्स सिक्किम डेमोक्रेटिक फन्ड एसडिएफ पार्टीले राखेकोमा तपाईहरु जति मिडिया जगतबाट आउनु भएको छ, विशेष गरी सिलगढी जर्नलिस्ट क्लब अनि प्रेस एन्ड मिडिया हाउस जर्नलिस्ट फ्रम सिक्किम, एकपल्ट तपाईहरुले आफ्नो परिचय आफै दिए अति राम्रो हुन्थ्यो। र प्लिज तपाईको नाम अनि तपाईको मिडिया हाउस कुन मिडिया हाउसबाट आउनुभयो एकपल्ट परिचय दिनुस्। I am Sanjay Chakraborty from Tab Group Bengali Daily H1. म प्रमोद गिरी अब हिन्दुस्तान टाइम्स हो अनि हाम्रो द हिमाल वर्ल्ड भन्ने हामी एउटा पोर्टल चलाउँछौँ। म प्रशान्त आचार्य सिक्किम एक्सप्रेस। जितेन्द्र सिंह दैनिक जागरण सिक्किम क्षेत्रीय हिमालय। नमस्कार सर, मैं एएनआई से तारुक सर। नमस्कार सर, मैं एसटी लाइव एंड शिलिगुड़ी प्रेस। नमस्कार, मैं निपुण हलदार समाचार। न्यूज अड्डा से मनोज। शुभम पाल डिजिटल राजकुमार दास सीसीएन न्यूज। रमेश गुरुङ द हिमाल वर्ल्ड। फ्रम सिक्किम नॉर्थ ईस्ट Manas Banerjee from the state. लाग्यो प्रकाश पब्लिक पब्लिक भोइस सर लाग्यो इन्ट्रोडक्सन भइसक्यो है। र आजको प्रेस कन्फरेन्सलाई अगाडि बढाउँदै सायद हिजो मात्रै देशमा एउटा ब्रेकिङ न्युज आयो। कारण दुईटा राज्यको गुजरात र हिमाचल प्रदेशको एक्जिट पोल र साथै एमसिडी न्यू दिल्लीको एक्जिट पोल आए। र एउटा कुरा देशमा सनसनी त्योभन्दा अगाडि के थियो भन्दा भारतीय जनता पार्टीको शासन गुजरातमा 27 वर्ष लामो चलिरहेको थियो र एक्जिट पोलको आँकडा अनुसारले सायद 27 वर्ष भन्न अगाडि बढेर जान्छ। एउटा रेफरेन्स लिँदै म अगाडि कुरा राख्न चाहन्छु। अब यसलाई आजसम्म यो एउटा इलेक्सनको एउटा ठुलो मुद्दा भएर गएको थियो, किनकि एउटा गभर्नेन्स कन्टिन्युअसली 27 वर्ष चल्यो, त्यसको बादमा फेरि 5 वर्षको विश्वास जनताले दिलायो भनेर हामीलाई एक्जिट पोलले देखाएर आएको छ। र एक्जिट पोल मात्र हो, त्यसको काउन्टिङ 8 तारिक भएर जान्छ। सन्दर्भित कुरा के छ भन्दाखेरि हामी माझ यस्तो व्यक्ति छ जसले सिंगल ह्यान्डेडली एउटा आफ्नो लिडरसिपमा सिक्किमलाई कन्टिन्युअसली 5 पल्ट ब्याक टु ब्याक गभर्मेन्ट बनायो र उहाँ 25 वर्ष एउटा लामो समयसम्म इन्डियाको लङ्गेस्ट सर्भिङ सिएम हुनुभयो। र किन यो कुरा राख्दैछु भन्दा गुजरातपट्टि फर्केर हेर्दाखेरि 27 वर्षसम्म लगभग उहाँहरूले 8 पल्ट मुख्यमन्त्री चेन्ज गरिसकेको रहेछ है। 8 वटा मुख्यमन्त्री बदलिँदा उहाँहरूले 27 सालको यात्रा पुरा गर्यो र एउटा सिङ्गो व्यक्तिले आज सिक्किम जस्तो राज्यलाई 25 वर्षको नेतृत्व दिएर ब्याक टु ब्याक लङ्गेस्ट सर्भिङ सिएम हुनुहुन्छ। यो व्यक्ति हामी माझ आज हुनुहुन्छ। अनि साथै एउटा लामो समयसम्म शासन मात्र नगरेर उहाँले गुड गभर्नेन्स दिनुभयो, सिक्किममा गुड एडमिनिस्ट्रेसन दिनुभयो, प्रो पिपल पोलिसी दिनुभयो अनि एक दुईवटा ग्राउन्ड ब्रेकिङ इनिसिएटिभ भन्छ योजनाहरू जस्तै 10 मिनट्स टु अर्थ दिनुभयो। उहाँले फास्टेस्ट प्रोभर्टी एलिभेसन प्रोग्राम दिनुभयो अनि अर्ग्यानिक मिसन या फार्मिङ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किम एउटा सानो हिमाली राज्यलाई विश्वले नै चिन्नु थाल्यो। विश्वलाई नै, राष्ट्रलाई मात्र नभएर विश्व स्तरमा सिक्किमको एउटा परिचय दिनुभयो। अनि हामी तपाईहरु सबैलाई थाहा छ
सिक्किम एउटा बोर्डर सेन्सिटिभ स्टेट हो है। सिक्किम इज अ बोर्डर सेन्सिटिभ स्टेट। सिक्किमले लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल 220 किलोमिटर चाइनासँग सेयर गर्छ। हाम्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर नेपाल भुटानसँग पनि छ अनि बङ्गलादेश एकदमै करिबमा छ। एउटा सेन्सिटिभ बोर्डर स्टेट हो र सिक्किमलाई ब्युटिफुल मात्रै नराखेला उहाँले पिसफुल पनि राख्नु भएको र दिस इज सो इम्पोर्टेन्ट। एउटा बोर्डर सेन्सिटिभ स्टेटलाई उहाँले पिसफुल राख्दाखेरि देशलाई पनि यसको ठुलो एउटा उहाँको एउटा कन्ट्रिब्युसन भएर गएको छ। अनि उहाँको राजनीतिक जीवन 1973 मा एउटा युवा नेताको तौरमा सुरु भयो। उहाँले सिक्किमको जनआन्दोलनमा भाग लिनुभयो एज अ यङ युथ लिडर है र अनि लामो सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको बादमा 5 पल्ट लगातार सिक्किमको मुख्यमन्त्री फ्रम 1994 टु 2019 रहनुभयो। अनि उहाँ एउटा केवल राजनीतिज्ञ मात्र नभएर एउटा साहित्यकार लेखक पनि हुनुहुन्छ। अनि भारतीय गोर्खाको भारतीय नेपालीको एउटा प्रसिद्ध चेहरा है आज जसलाई विश्वले चिन्छ नन अदर देन माई लिडर आवर लिडर द पिपल्स लिडर पवन चामलिङ आज हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँ अनेबल पार्टी प्रेसिडेन्ट एसडिएफ पार्टी अनि भूतपूर्व मुख्यमन्त्री सिक्किम सरकार भन्दै आजको विशेष प्रेस कन्फरेन्सलाई सम्बोधन उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि त्यसको बादमा जति क्वेसनहरू छ तपाईँहरूले प्रेस एन्ड मिडियाबाट तपाईँहरूले हामी त्यो क्वेसनको एन्सर दिनेछौँ र मसँग सँगै हुनुहुन्छ आज डायसमा यतापट्टि हुनुहुन्छ केएन राई साहब जो भूतपूर्व स्पिकर अनि हाम्रो पार्टीको सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट अनि मेरो लेफ्टमा हुनुहुन्छ एक्स एमएलए सिक्किम अनि उहाँ हाम्रो पार्टीको एउटा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। अनि म आफै एमके सुब्बा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टको मुख्य प्रवक्ता र एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनको साथै म आजको प्रेस कन्फरेन्स आरम्भ गर्ने भन्ने मेरो रिक्वेस्ट मेरो अध्यक्ष महोदय सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीलाई अब सम्बोधन गरिदिएर जाओस् भन्ने मेरो रिक्वेस्ट राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। आज यस प्रेस मिटमा उपस्थित हुनुभएका अति आदरणीय पत्रकार बुद्धिजीवीहरू तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत सम्मान र नमस्कार चढाउन चाहन्छु। आजको यो सर एक्सक्यूज मी कैन यू प्लीज हिंदी में बताएंगे सो दैट कि हम लोग भी थोड़ा समझ सकते हैं, या दोबारा बोलिए नेपाली में पहले बोलिए और उसके बाद हिंदी में बोल सकते हैं। मैं पहले जब मुख्यमंत्री था उस टाइम पर यहाँ पर आकर मैं पत्रकार महोदय से बात मैं करता था और पहली बार जब मैं 2019 के चुनाव में असफल होने के बाद में मैं आज अपोजिशन की भूमिका से मैं निर्वाह कर रहा हूँ। तो आज पहली बार मैं एक अपोजिशन लीडर के रूप में एसडीएफ पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं आप लोग से साक्षात्कार कर रहा हूं। और आज के ये पत्रकार सम्मेलन ही कहूँ कि मैं विशेष हटकर जिस तरह से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, किसी को खामियां दिखाते हैं, ऐसे नहीं है ये सम्मेलन कि मैं आज सिक्किम का बहुत कम बातें करूंगा, लेकिन ज़्यादा आज राष्ट्रीय स्तर में और कुछ अंतर्राष्ट्रीय विषय पर भी बात करूंगा। और विशेष करके नेपाली भाषी गोरखा जातियों के वस्तु स्थिति जो हम आज सामना कर रहे हैं उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। और आप लोग जब मेरा ये प्रेस ब्रीफिंग ख़त्म होगा उसके बाद में आप लोग किसी भी विषय में अपना प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं अपने प्रेस ब्रीफिंग करना चाहता हूँ। देखिए, भारत में रहने वाले गोरखा और नेपाली भाषी
इस देश के स्वतंत्र बना के हम यहाँ पर एक भारत के नागरिक के रूप में दूसरे भारत के नागरिक की तरह ही हम यहाँ पर आज इस देश की सेवा में हम जुटे हुए हैं। महीना में 2 महीना में एक बार कम से कम 1-2 हमारे गोरखा जवान लोग शहीद होकर देश के लिए शहीद होते हैं, वो आप लोग जानते हैं। तो स्वतंत्र संग्रामी में जस्ट एनआई का सिपाही बनकर अफसर बन के बहुत सेक्रीफाइस किया हुआ इतिहास आज सारे लोग जानते हैं। और मैं मानता हूं और सभी जनता भी मानती है कि एनआई का जितना बड़ा भूमिका देश आज़ादी के लिए था वो सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा। उसमें गोरखाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा। और जनसंख्या के आधार में अगर कहें तो सबसे ज़्यादा गोरखाओं का योगदान रहा। तो इस तरह से देश को आज़ाद बना के देश के स्वतंत्रता के लिए बलिदान करके हमारे भारत में रहने वाले गोरखा जाति भारत का नागरिक हैं और देश निर्माण में तब से आज तक गोरखाओं ने बलिदान किया है। लेकिन कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे योगदान को थोड़ा नज़रअंदाज किया गया है और कम आंका गया है। इसलिए ये आज की वस्तु स्थिति है गोरखाओं का, और गोरखा आज भी इस वस्तु स्थिति से जूझ रहे हैं। आज हमारा अस्तित्व के ऊपर अंगुली उठाते हैं और हमें प्रश्न पूछते हैं कि आप कहाँ का है, कहाँ रहते हो, कब आए हो, ऐसे ऐसे जब प्रश्न हमारे आगे कोई भी पूछते हैं उस टाइम में हमारा स्थिति कैसा रहता है। मैं 25 साल सिक्किम का मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री का मैंने नौकरी नहीं किया युवा पर, मैंने सेवा की है और बहुत साफ सुथरी हुई सरकार मैंने चलाई। और ये सभी लोग जानते हैं और भारत के सभी लोग मानते हैं कि सिक्किम देश का एक उदाहरणीय राज्य था, बना था। तो ये सब हम कर दिखा कि गोरखा सिर्फ रोजमर्रा के लिए काम नहीं करते हैं, फौजी ही नहीं है, लेकिन अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकता है। तो इस तरह का एक उदाहरण सिक्किम ने प्रस्तुत की, जो सिर्फ देशवासी नहीं विश्व के लोग भी इसको मानते हैं। लेकिन इतना करते हुए भी आज के दिन में हमें कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वर्तमान सरकार ने भी और पहले की सरकारें ने भी गोरखाओं के लिए जितना मान्यता रिकॉग्निशन जो भी दी थी वो आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसका गोरखाओं को फायदा नहीं मिली है। जैसा पहले ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली नेपाली प्रसारण न्यूज़ करते थे, उसको बंद किया गया है। अगर ये इस तरह से पहले से चल रहे हुए अगर प्रसारण बंद करना तो नेपाली जातियों के अस्तित्व पर तमाचा मारना जैसा ही है और गोरखाओं का आवाज़ को बंद करना जैसा है। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी फिर शुरू करना चाहिए, ऐसा मैं एक जिम्मेवार गोरखा जनता की ओर से और मैं एक भारत के एक सीनियर लीडर की तरफ से मैं ये आवाज़ गोरखाओं के पक्ष में उठाता हूँ। उसी तरह से एट शेड्यूल में नेपाली भाषा को भी मान्यता मिली हुई है, सब जानते हैं। लेकिन आज तक यूपीएससी के एग्ज़ाम में और दूसरी एग्ज़ाम में परीक्षाएं में आज तक नेपाली भाषा को सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया है। और ये भी एक बहुत बड़ा नेपाली भाषियों को, गोरखा जातियों के लिए
एक अन्याय हो रहा है। आज तक के नेपाली पेपर्स में एग्ज़ाम अभी तक नहीं के बराबर है। दूसरी है ओबीसी। भारत के संविधान ने अदर बैकवर्ड क्लास की मान्यता दिया हुआ आज कम से कम 40 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। और नेपाली भाषी गोरखा भी ओबीसी में मान्यता मिली हुई है, लेकिन सिक्किम में ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। सिक्किम का ही गोरखा नेपालियों को, भुटिया लेप्चा को, जिस वहाँ के रहने वाले को ही इसका फायदा अभी मिल रहा है। लेकिन दूसरे प्रदेश में ओबीसी में मान्यता मिले तो है, लेकिन इसका फायदा नहीं मिल रहा है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में गया था, वहाँ पर भी ओबीसी का मान्यता तो मिला है, लेकिन आज तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में भी, बिहार में भी और भारत के सभी प्रदेश में आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और मुझे पता नहीं पश्चिम बंगाल में तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। ओबीसी का फायदा हमारे गोरखाओं को मिला या नहीं मिला, ये तो आप लोग जानते हैं। और अभी अभी भारत सरकार ने 2022 साल में 2022 में अभी ये 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मान्यता भारत सरकार ने दी है। और इसका अधिकार गोरखाओं को भी है, गोरखाओं को भी इसका अधिकार है, समान अधिकार है। और मैं आह्वान करना चाहूँगा कि सभी गोरखा लोग भी इसका भी फायदा उठाए। 10% रिजर्वेशन है। हमने सिक्किम में आज से 23 साल पहले ही मैंने बीपीएल रिजर्वेशन 12% का व्यवस्था किया था। उससे सिक्किम के जितना भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को फायदा 30 वाले से मिल रहा है। और भारत सरकार को मैं, केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एक नागरिक की हैसियत से कि भारत सरकार ने सभी राज्यों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का अधिकार अभी ट्रांसफर किया है। तो राज्य सरकार जिसको भी चाहे उसको बैकवर्ड क्लास में मान्यता दे सकती हैं। और इसलिए हमारे देश के गोरखाओं से अपील मैं करता हूं कि वो लोग इससे फायदा उठाएं और जिस समुदाय और जाति पिछड़े वर्ग में मान्यता नहीं मिली हुई है उसको मान्यता अब देने का पूरा अधिकार राज्य सरकार का है। तो इससे भी हमारे गोरखाओं को फायदा मिलेगी। अनि म अर्को तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु कि भारत स्वतन्त्र भएको 75 वर्ष नागिसकेको छ, तर आजसम्म भारतमा हाम्रो नेपाली भाषी गोरखाहरूबाट एकजनाले पनि केन्द्र सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा स्थान पाएको छैन। र आज हाम्रो नेपाली भाषी एमपीहरू हाम्रो यही क्षेत्रीय स्तरमा दार्जिलिङमा राजु विष्ट हुनुहुन्छ दार्जिलिङ समष्टिबाट, अनि सिक्किमबाट पनि एमपीहरू हुनुहुन्छ, सिनियर एमपी हिचे लाचुङपा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्न जहिले चाहे भने पनि भारत सरकारले गर्न सक्छ। तर अहिलेसम्म 75 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म नेपाली भाषीलाई केन्द्र सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा स्थान दिएको छैन। यो हाम्रो नेपाली भाषी नेताहरूको अथवा नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु हो र यस्तो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अर्को
आजसम्म हाम्रो सुप्रिम कोर्टमा एकजना पनि जज बन्न सकेको छैन। 75 वर्षको यो लामो स्वाधीन भारतमा अहिलेसम्म एकजना पनि सुप्रिम कोर्टमा जज बन्न सकेको छैन। उसै गरी आजसम्म हाम्रो कुनै पनि एम्बेसेडरहरू बन्न सकेको छैन, राज्यपाल बन्न सकेको छैन। र हामीले 1975 सालमा सिक्किम भारतमा गएको त्यति बेलाको भारतमा सिक्किमलाई सामेल गर्ने नेताहरू आज पनि सिक्किममा जीवित छ। उहाँहरू जस्तोहरूलाई गभर्नर अथवा एम्बेसेडरमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हो। जस्तै एउटा म नाम लिन चाहन्छु, श्री नरबहादुर भण्डारी, माफ गर्नुहोला, श्री नरबहादुर खतिवडा। श्री नरबहादुर भण्डारीज्यू त भूतपूर्व मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र अर्को श्री नरबहादुर खतिवडा हुनुहुन्छ, अर्को श्री रामचन्द्र पौड्याल हुनुहुन्छ। त्यति भारतमा सिक्किमलाई सामेल गर्दा उहाँहरूले सबभन्दा ठुलो भूमिका निभाउनु भएको थियो। त्यस्तै गरी आज हाम्रो भाइस चान्सेलरहरूमा काम गरेर उहाँहरू अहिले बस्नु भएको छ। उहाँहरू सर्वश्री टिबी सुब्बा, अर्को श्री अथवा प्रोफेसर महेन्द्र पी लामा, अनि उसै गरी अरू पनि त्रिलोक कुमार देवान पहिला चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी प्रोफेसर घनश्याम नेपाल, प्रोफेसर मोहन पी दाल, त्यसरी नै डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री जस्ता विद्वानहरू आज हाम्रो समाजमा छन्। र उहाँहरू जस्तालाई एम्बेसेडर बनाउन सक्यो भनेदेखि, राज्यपाल बनाउन सक्यो भने, अथवा कुनै पनि कन्स्टिट्युसनल पोस्टहरूमा उहाँलाई नियुक्ति गर्न सक्यो भनेदेखि यो गोर्खा जातिलाई, नेपाली जातिलाई, सिक्किमे जातिलाई न्याय हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसरी म यहाँ यी कुराहरूलाई राख्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा, हामीले 25 वर्ष सिक्किममा सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले रिजनल स्टेबिलिटी हामीले दिएको छ र पिस र प्रोस्पेरिटी हामीले सिक्किममा दिएका छौँ। र रिजनल प्रोस्पेरिटी, पिस र स्टेबिलिटी चाहिँ हामीले सिक्किमलाई दिएर देशको लागि ठुलो हामीले योगदान दिएका छौँ। सिक्किम एउटा सेन्सिटिभ बोर्डर स्टेट हो, चारपट्टिबाट घेरिएको छ। सिक्किम संवेदनशील राज्य है, चारों तरफ सीमाओं से घेरी हुई राज्य है। एक तरफ नेपाल है, भूटान है और चाइना है और बांग्लादेश भी है। तब भी 25 साल तक हमने जब वहाँ पर सरकारें चलाई, तब उस टाइम सिक्किम सबसे शांत सुथरा हुआ राज्य था और बहुत ही द्रुत गति में विकास वहाँ पर हुई थी। इस तरह से हमने बहुत बड़ा योगदान भारत सरकार को दिया। आप लोग जानते हैं दोकलाम जैसा वहाँ पर समस्या हैं, आप लोग जानते हैं। तब भी हमने सरकार जब चले नेपाल देखिए, उस टाइम आज भी वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। जब हम सरकारी वहाँ चलाते थे तो उस टाइम पे नेपाल में माओवादी समस्या बहुत बड़ा समस्या वहाँ पर था, नेपाल अनरेस्ट था और दार्जिलिंग में भी अनरेस्ट था और उत्तर पूर्वीय परिषद के जितना राज्य हैं वहाँ पर तो हमेशा ही कुछ ना कुछ अंडरग्राउंड फोर्स का समस्या है। लेकिन सिक्किम में जब तक हम लोग वहाँ पर थे, 25 साल तक हम सरकार में थे, तो सिक्किम सबसे पीसफुल स्टेट, सबसे शांत राज्य था। वहाँ पर किसी प्रकार की प्रभाव में सिक्किम कभी नहीं पड़ा, उनको बचा के रखा। नॉर्थ ईस्ट का अंडरग्राउंड फोर्स से भी बचा के रखा। नेपाल के जो राजनीतिक अनरेस्ट का समस्या था उससे भी बचा के रखा और दार्जिलिंग में जिस तरह का समस्या उस टाइम में था उससे भी सिक्किम को बचा के हमने रखा। तो इस तरह से एक पीस और सिक्योरिटी कितना जरूरी है। और पीस और सिक्योरिटी सिक्किम में जब लोगों को मिला तो सिक्किम में उस टाइम में भी बहुत द्रुत गति से विकास हुई। तो एक उदाहरण है। तो इस तरह से सिक्किम से बहुत एग्जाम्पल अथवा उदाहरण हम दे सकते हैं और लोग ले सकते हैं। तो इस तरह योगदान। उसी तरह से जियो पॉलिटिक्स
स्टेबिलिटी हिमालयन रेंजेस में, ये पहाड़ी राज्यों में होना बहुत जरूरी है। जैसे उस तरह नेपाल है, भूटान है, उधर चाइना है। तो इस जियोपोलिटिक्स स्टेबिलिटी के लिए सिक्किम राज्य के लोग और दार्जिलिंग के लोग, भारत के गोरखा नेपाली भाषी लोग बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है ये हिमालयन रेंजेस में हम लोग रहते हैं, कितना सेंसिटिव है ये हिमालयन रेंजेस, चाइना बॉर्डर है, तो उसको हमेशा स्टेबल रखना चाहिए। उसके लिए हम गोर्खा लोग, हामी गोर्खालीहरू, हामी नेपालीहरू, हामी सिक्किमेहरू बहुत ठुलो योगदान दिन सक्छौँ। तर भारत सरकारले हाम्रो क्षमतालाई आजसम्म अलिक कम आँकेको छ अनि हामीलाई नजरअन्दाज गरेको छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि यो खाली हाम्रो लागि मात्रै होइन तर देशको लागि पनि, राष्ट्रको लागि ठुलो नोक्सानको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को हामी यो चिकन नेकमा छौँ अथवा यो एउटा बोर्डर एउटा करिडोरमा हामी छौँ। यो त्यस कारणले अब यो क्षेत्र तपाईँ हामीले सुरक्षा गर्ने क्षेत्र हो यो, र गोर्खाहरूले यसलाई सुरक्षा दिनुपर्ने क्षेत्र हो। यो सेन्सिटिभ एउटा चिकन नेक छ, कोरिडोर छ। अनि त्यसको रक्षकको रूपमा आज सिक्किमले पनि, दार्जिलिङको गोर्खाहरूले पनि, अनि सिलगढीको यहाँको सिलगढीका जनताले जुन प्रकारले योगदान दिनुभएको छ, र यो सबै सेन्सिटिभ एरियामा आज हामी यहाँ बसेका छौँ। त्यसकारण देशको लागि यो क्षेत्रको सुरक्षा गर्नु, देशको हितमा यहाँ शान्ति सुरक्षा हुनु, विकास हुनु, जातीय एकता र सद्भावना हुनु बहुतै जरुरी छ, र त्यतापट्टि पनि हामीले जान्नुपर्ने छ। र यसरी तपाईँहरूसँग मैले कुराहरू गर्नुपर्ने थियो, जुन कुरा गरेँ, र तपाईँहरूलाई म आखिरमा मैले ब्रिफिङमा यति नै भन्न चाहन्छु कि अरू कुरा चाहिँ हामी गोर्खा नेपालीहरूलाई मेरो एउटा सन्देश छ। म भर्खरै ह्यारिसबर्ग युएसएबाट फर्केर आएको हो। म 1 महिना जति त्यहाँ बसेको थिएँ र मलाई त्यहाँ निम्ताएर म गएको थिएँ, र म त्यहाँ गएर लामो त्यहाँ गरे नेपाली डायस्पोरा म 2 दिन एटेन्ड गरेको थिएँ त्यहाँ। र त्यति बेला मैले भनेको थिएँ, आज नेपाली जाति, नेपाली भाषी, नेपालको नेपाली जाति, हामी भारत र विश्वमा बस्दै हामी नेपाली भाषी, हामी जति पनि छौँ, हामी भाषा र सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ हामी एक हुनुपर्ने समय आएको छ भन्ने मैले त्यहाँ निवेदन गरेको थिएँ। र त्यसै किनभने आज हाम्रो संस्कृतिहरू मासेर जाँदैछ, हामीले भाषा बोल्न छोड्दैछौँ, हामी गोर्खा भएर, हामी नेपाली भाषी भएर हामीले एक अर्कालाई नचिन्ने भएका छौँ, र त्यो चाहिँ एउटा बहुतै चिन्ताको विषय छ। त्यसकारणले आज हामी गोर्खाहरूले हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्ने छ। भाषा र सांस्कृतिक रूपमा गोर्खाहरू विश्वमा नै जोडेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। अनि हाम्रो देश भारतमा चाहिँ हामी नेपाली भाषी, भुटिया, लेप्चा, नेपाली, हामी जति पनि यो देशमा छौँ, हामी सबै राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एक भएर हामीले हाम्रो आवाजहरू उठाउनु पर्ने बहुतै जरुरी छ। तर हामीले आज आफ्नो क्षेत्रीय कारणले गर्दाखेरि, क्षेत्रीय राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो आवाजहरू चाहिँ केन्द्र सरकारमा चाहिँ एकदम विभाजित आवाजहरू गइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो समयको माग छ कि हामी सबै विभिन्न पोलिटिकल पार्टीबाट पनि हामी छौँ, विभिन्न जातिबाट पनि हामी छौँ, विभिन्न धर्मावलम्बीबाट पनि छौँ, हामी विभिन्न पेसाहरूमा हामी संलग्न छौँ, त्यो हाम्रो छौँ। तर जब राष्ट्रिय स्तरको मुद्दाहरू आउँछ, नेपाली जातिको मुद्दा आउँछ, नेपाली भाषीको मुद्दा आउँछ, त्यति बेला हामी सबै एक भएर केन्द्र सरकारमा हामीले हाम्रो
आवाजहरू त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ अथवा संयुक्त रूपमा हामी सबै मिलेर हाम्रो जातिको हितमा लड्नुपर्छ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। जसरी कमिला र माउरीले आफ्नो सुरक्षाको लागि मिलेर लड्छन्, त्यसरी नै हामी गोर्खा नेपाली भाषी भारतीय जातिले पनि हामीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि, आफ्नो हक र अधिकारको लागि मिलेर लड्नुपर्ने समय आएको छ, त्यो म आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो क्षेत्रीय समस्याहरू छ, आफ्नो हामी भारतको सबै राज्यहरूमा हामी बसोबासो गर्छौँ। आफ्नो राज्यको क्षेत्रीय समस्याहरू छ, क्षेत्रीय पोलिटिक्स छ। त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि क्षेत्रीय राजनीतिमा, कुनै पनि क्षेत्रीय समस्याहरूमा चाहिँ हामीले इन्टरफेरेन्स गर्नु अथवा त्यहाँ हामीले चाहिँ अतिक्रमण गर्नु चाहिँ राम्रो होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसरी हामीले अतिक्रमण गऱ्यौँ भनेदेखि अरू क्षेत्रीय राजनीतिहरूमा, क्षेत्रीय समस्याहरूमा त्यसो गऱ्यौँ भनेदेखि त हाम्रो जातीय सद्भावना बिग्रिएर जान्छ र हाम्रो नेपाली भाषी, नेपाली जाति कमजोर भएर जान्छ। त्यस कारण यो पनि एउटा सुझबुझ नेपाली जातिमा हुनुपर्ने बहुतै मैले जरुर देखेँ। नेपाली भाषीमा यो सुझबुझ हुनु बहुतै जरुरी देखेँ। मैले पनि 25 वर्ष मुख्यमन्त्री रूपमा काम गर्दाखेरि मैले कुनै पनि भारतको प्रदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली जातिले गर्दै उसको नेपाली जातिहरूमा राजनीतिक मैले अतिक्रमण कहिले पनि गरिनँ। उहाँले जुनै पार्टीमा थिए, जुनै उहाँहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारले, आफ्नो विश्वास अनुसारले आफ्नो मुद्दाहरू उठाउँथे, मैले कहिले पनि उहाँहरूलाई इन्टरफेयर गरिनँ, कहिले पनि त्यो मुद्दामाथि मैले अतिक्रमण गरिनँ अनि मेरो विचारहरू कहिले पनि लादिनँ। तर हमेसा मैले जातिको हितमा, जातिको उत्थानमा र हामी सबै नेपाली भाषीहरू यो देशमा मिलेर देशको लागि योगदान दिने कुरामा, देशको नवनिर्माणको क्षेत्रमा योगदान दिने कुरामा, देशको सुरक्षाको क्षेत्रमा योगदान दिने कुरामा, देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई अझै मजबुत बनाउने क्षेत्रमा हामी सबै गोर्खा नेपाली भाषीहरूले योगदान दिने क्षेत्रमा मात्रै मैले जहिले पनि उत्प्रेरित गर्ने कोसिस गरेँ, जहिले पनि उहाँलाई उत्साहित गर्ने मैले कोसिस गरेँ। तर कहिले पनि क्षेत्रीय पोलिटिक्समा मैले इन्टरफेरेन्स गरिनँ र त्यसरी हामीले सबैले काम गऱ्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि देशले पनि फाइदा पाउनेछ, देशलाई हामी ठुलो योगदान दिन सक्नेछौँ। साथसाथै नेपाली जातिले, भाषीले आफ्नो अस्तित्वको लागि पनि हामी मिलेर लड्न सक्नेछौँ। धन्यवाद। अच्छा, आपका क्वेश्चन करिए तो पुट अप करिए। चांदी साहब जी सर, आप बता रहे थे कि गोरखा का आइडेंटिटी का ऊपर सवाल है पूरे देश में ही। उत्तराखंड में भी आप गए और बोले कि ओबीसी वहाँ पर तो लागू तो हो गया है मगर उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जब बात आती है बंगाल की, तो उसमें गोरखा कितना सेफ है और आइडेंटिटी का ऊपर क्या सवाल है, आपको क्या लगता है? नहीं, गोरखाओं का ओबीसी तो मिला है ना, मान्यता मिला है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ना, उसका फायदा नहीं मिला है। जैसे आपको एक दो उदाहरण देना चाहूँगा। जैसा बिहार में गोरखा बहुत लोग हैं वहाँ पर, लेकिन उन लोग को ओबीसी नहीं मिला है, मान्यता ही नहीं मिला है। लेकिन जिस प्रदेश में मान्यता मिला है लेकिन वहाँ पर फायदा नहीं मिला है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, वो चीज़ सबसे बड़ा समस्या है। और यही बंगाल में क्या स्थिति है गोरखाओं की? गोरखाओं के बारे में बंगाल में मुझसे ज़्यादा आप लोग को पता है, मुझसे ज़्यादा गोरखाओं को पता है। मुझे बंगाल के गोरखाओं ने कुछ नहीं आज तक तो बताया क्या है, लेकिन मेरे विचार में शायद सभी गोरखाओं को ओबीसी तो मिला हुआ है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं, वो उसका फायदा नहीं मिला है, ऐसा लगता है मुझे। आपने जो बोला ओबीसी और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में कोई नेपाली रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस तरह का, तो क्या आपको क्या लगता है कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या आप लोग जस्टिस नहीं मिल रहा है आप लोगों को नेपाली कम्युनिटी को?
नहीं, नेपाली कम्युनिटी को तो ये सरकार है ना, अभी बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में वही नहीं है। 75 साल में स्वतंत्र भारत में जितना सरकारी बनी, वो सरकारी में एक भी गोरखा, एक भी नेपाली भाषी मंत्री नहीं बनाए, डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये आप ही बताइए, ये न्याय है या अन्याय है? नहीं, वो तो आपने जो सवाल किया तो सही है। मैं एक चीज ये आप जो बोल रहे हैं, इसी तरह बात गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भी कभी बोलते थे क्या? कोई रिलेशन है? नहीं, मैं तो खुद अकेला हूँ, मेरा रिलेशन तो किसी से नहीं, अकेला आया हूँ यहाँ पर। और मेरा पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, और ये मेरा जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मेरा इनर कलिंग है। ये इनर कलिंग, बीइंग ए गोरखा, नेपाली और सिक्किमिस, व्हाटएभर यू से। तपाईँले यहाँ भन्नुभयो क्षेत्रीय समस्या र राजनीतिमा इन्टरफेयर अतिक्रमण गर्नु राम्रो छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई। तर जब तपाईँ सिलगढी आउनु भएको छ सिक्किम छोडेर, र सिलगढीमा जहाँ बसिरहेको छौँ, दार्जिलिङको गोर्खाहरूले, प्यान इन्डिया गोर्खाहरूले आफ्नो अलग्गै बासभूमिको कुरा गरिरहेको छ, धेरै एक्सर्साइज गरिरहेको छ। विगतमा तपाईँको सरकारले यो आन्दोलनलाई सपोर्ट गरेको पनि हो, र आजको दिनमा गोर्खाहरूको आन्दोलन धेरै विक भएको छ इन्डियामा। सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड अथवा कुनै पनि स्टेटको मागको लागि यो लिएर तपाईँको अवधारणा के छ? अनि 10 र 11मा दिल्लीमा एउटा गोर्खाल्यान्ड लिएर नै सेमिनार भइरहेको छ, त्यसमा तपाईँ एटेन्ड गर्नुहुन्छ हुँदैन? पहिलो कुरा, मलाई अहिलेसम्म यो सम्मेलन बारेमा केही थाहा छैन, कसले गर्दैछ, कहाँ गर्दै थाहा छैन एउटा। त्यसो भएपछि एटेन्ड गर्ने कुरा आएन। अर्को कुरा छ, अब गोर्खाहरूले आफ्नो मागहरू राख्न पाउँछन्, किनभने गोर्खाहरू भारतका नागरिक हुन्। भारतको नागरिक भएपछि सबले समान अधिकार छ कि आफ्नो हकको लागि आफ्नो मागहरू माग्ने, र संविधानभित्र आफ्नो मागहरू राख्ने संविधानले सबैलाई अधिकार दिएको छ। तर आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि गोर्खाहरू अथवा दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने जति पनि त्यहाँका जनताहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि ईस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस गभर्मेन्टले दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने मान्छेहरूलाई पहिला नै हिल ट्राइब्स भनेर मान्यता दिएका थिए। अनि त्यसपछि जब भारत स्वतन्त्र भयो, त्यसपछि फेरि गोर्खाहरूलाई केन्द्र सरकारले, बङ्गाल सरकारले जनजाति अथवा ट्राइबल बनाउने कुराहरू पनि उहाँहरूले सोचेका थिए। तर त्यस समयमा चाहिँ रणधीर सुब्बाले भनेका थिए कि केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूलाई ट्राइबल बनाउने कुरा सोच्दैछ, ट्राइबल भनेको चाहिँ जङ्गली हो, के हामी जङ्गली हो भनेर उहाँले क्वेसन गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै डम्बरसिंह गुरुङ जति गोर्खा लिगका अध्यक्ष थिए, उहाँले भन्नुभएको थियो ट्राइबल भनेको जङ्गली हो र जङ्गली गोर्खाहरू होइन, हामी गोर्खा मान्दैनौँ भनेर त्यसो भनेका थिए। अब यसबाट त्यति बेलाको इतिहासलाई हेर्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भने, आज हामीले यसरी कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला गोर्खाहरू सुरक्षित थिए। आफ्नो भूमिमा, आफ्नो थलोमा गोर्खाहरूलाई राष्ट्रिय तौरमा अथवा सामाजिक तौरमा उहाँहरूलाई कसैले अतिक्रमण गरेका थिएनन्, सुरक्षित थिए उहाँहरू। त्यस कारणले उहाँहरूले ट्राइबलको मान्यतालाई पनि उहाँहरूले अस्वीकार गरिदिएका थिए भने आज धेरै दिन बाद। तर आज जति समय बित्दै गयो उति यस मुलुकमा गोर्खाहरू असुरक्षित भएको चाहिँ हामी यसकाले यो कुरा चाल पाउँछौँ कि आज गोर्खाहरूले फेरि त्यही गोर्खाहरूले चाहिँ ट्राइबलको मान्यता पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन्। 11 गोर्खा, 11 लेफ्ट अफ कम्युनिटी, 11 लेफ्ट अफ कम्युनिटी र सिक्किमको चाहिँ 11+1 बराबरी, मतलब 12 कम्युनिटीले चाहिँ गोर्खाको ट्राइबलको मान्यता पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको छ। तर भर्खरै तपाईहरु सबैलाई थाहा छ कि होम मिनिस्ट्रीबाट त्यसको चिठी आएको छ, प्रतिक्रिया आएको छ कि यो 12 कम्युनिटीलाई चाहिँ ट्राइबलको मान्यता दियो भनेदेखि
चाहिँ भारतमा इमिग्रान्ट बढ्छ भनेर त्यसो भनेको छ। यो सरासरी यो चाहिँ भारतमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूको बेइज्जती हो, किनभने गोर्खाहरू त्यसको मतलब चाहिँ गोर्खाहरू चाहिँ इमिग्रान्ट हो भन्ने नै आशय हो यो चिठीको चाहिँ, र यसको चाहिँ म खण्डन गर्छु। सर, ये बीजेपी मेजर पार्टी और उसके बाद एनडीए जो गवर्नमेंट का जो अभी चल रहा है, आप लोग को क्या लगता है ये जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, इसका जो देखने का जो जरिया है गोरखाओं का प्रति वो कैसा है, आपको क्या लगता है? नहीं, गोरखाओं के प्रति जरिया तो अब गोरखाओं का आज स्थिति कैसा है देखिए। अब हमारा अभी डिमांड है कि जितना लेफ्ट आउट कम्युनिटी है उसको भी ट्राइबल को मान्यता मिलना चाहिए, लेकिन उसके जवाब में केंद्र सरकार का प्रतिक्रिया है कि अगर इन लोग का ट्राइबल का मान्यता देने से भारत में इमिग्रेंट बढ़ेगी, तो ये इसी से स्पष्ट होता है कि गोरखाओं के ऊपर कैसा दृष्टिकोण है। सो केंद्र के आप लोगों को नेग्लेक्ट कर रहा है? नेग्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है तो वो हमारे लोग ही जानते हैं अभी क्या हालत, कैसा हालत में हम लोग हैं। आपका क्या विचार है सर? आप किस नजर से देखते हैं? अझै तपाईँ सोध्दै भने 2019 को इलेक्सन मेनिफेस्टोमा 11 जनजातिलाई जनजाति दिने त इलेक्सन मेनिफेस्टोमै थियो नि बिजेपीको। 2024 सालमा आइसक्यो र अझसम्म दे आर नट इम्प्लिमेन्टेड। के लाग्छ वेदर द सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट लेड बाई द बिजेपी इज सिरियस एज फार एज ग्रान्टिङ एसटी स्ट्याटस टु 11 इलेक्टोरल कम्युनिटिज अन? के लाग्छ तपाईँलाई? यो अहिलेसम्म मान्यता नदिनु बाटै चाल पाइन्छ कि केन्द्र सरकार सिरियस छैन। न त सिरियस छ भने त्यो त 1 महिनामा हुने कुरा हो। प्रेसिडेन्टको भोलि बिल आउँदैछ 4वटा स्टेटको एसटी दिने, तर यो गोर्खाको छैन नि सर। भोलि विन्टर सेसन बिल सुरु हुँदैछ। मतलब यदि केन्द्र सरकारले चाह्यो भनेदेखि 1 महिनामा दिनु सक्छ। पार्लिमेन्ट भएन पनि प्रेसिडेन्टको अर्डिनेन्सद्वारा दिन सक्छ। त्यसकाले केन्द्र सरकारको अब गोर्खालाई ट्राइबल बनाउने विचार नभएको कारणले गर्दा नि अहिलेसम्म नभएको, किनभने धेरै पल्ट भइसक्यो त ट्राइबलको मान्यता भइरहेको छ। 1 वर्ष 2 वर्षभित्रमा भइरहेको छ, एउटा भइरहेको कुरा हो। तर गोर्खाको मात्रै भएको छैन नि। भोलि पनि 4वटा बिल आउँदैछ। अब त्यो भोलि पनि आउँदैछ। गोरखा लोगों को हित में अभी आप जो बात सवाल उठा रहा है, आप जब मुख्यमंत्री था वो सिक्किम में 25 इयर्स, तो उस टाइम में सिक्किम स्टेट की तरफ से कि आप लोगों की तरफ से कोई चार्टर डिमांड चार्टर सेंटर को? मैं जब मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहला मैं वो चार्टर ऑफ डिमांड लेकर दिल्ली में गया, तो सबसे पहले दिया था मैंने। सभी मैं तो उस टाइम में सिक्किम का बोला, सिक्किम का सभी गोरखाओं नेपाली भाषी, हम तो वहाँ सिक्किम में तो हम लोग इंडियन बने हैं, नेपाली बन के हम इंडिया में बने। सिक्किम में नेपाली बन के हम इंडियन बने। तो इंडिया में दूसरी जैसे दार्जिलिंग के हैं या तो देहरादून के नेपाली भाषी हैं, वो गोरखा है, लेकिन हम लोग सिक्किम में संवैधानिक तौर में नेपाली हैं, सिक्किम में नेपाली। तो मैंने सबसे पहले ये सब डिमांड रखा था कि सिक्किम के सभी नेपाली भाषी नेपाली को, सिक्किम में नेपाली को ट्राइबल बनाना चाहिए। भुटिया लिप्सा को जितना भी अधिकार मिला है उसको सुरक्षा देना चाहिए। ये सारी चीज़ मैंने रखा था। और उसी डिमांड के अंतर्गत 2 जाति समुदाय तामांग और लिम्बू ट्राइबल बन चुके हैं, लेकिन आज तक लिम्बू तामांग का भी वो सीट नहीं मिला है अभी तक। सर, राष्ट्रिय स्तरमा जानिन्छ, राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो विभिन्न समस्या छन्, तर यो समस्यालाई एउटा हाम्रो सामूहिक आवाज पुग्न नसकिरहेको हामी अनुभव गर्छौँ। यसको लागि कुनै एउटा तपाईँ यत्रो वर्ष 25 वर्ष मुख्यमन्त्री हुनुभयो, हामीले एउटा राष्ट्रिय स्तरको हाम्रो सामाजिक संस्था पनि छैन। यसको कमीले त हामीले उचित सम्मान त पाउन नसकेको जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? मलाई लाग्ने कुरा के भनेदेखि हामी सबै मिलेर राजनीति, जात जाति, धर्म, राष्ट्रिय माथि उठेर एउटा नेपाली भाषी गोर्खाको या त नेपाली भाषी जनताको एउटा संगठन हुनुपर्ने, या त
या त सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय स्तरमा भन्ने मलाई पनि लाग्छ र यो एउटा कमी छ र एउटा बौद्धिकहरूको एउटा सङ्गठन बन्नुपर्ने जुन चाहिँ क्षेत्रीय राजनीतिबाट माथि उठेको व्यक्तिहरू त्यसमा हुनुपर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै आर्मी भारतीय गोर्खा परिषद जस्तो संस्था त अलरेडी छन् नि त्यो काम गर्नु सकेन। होइन मतलब यही हो, भारतीय गोर्खा परिषदले गर्दा पनि हुन्छ, तर यसलाई अलिकति फोर्सफुल्ली गर्नु पर्यो, सबैलाई सामेल गर्नु पर्यो त्यसमा। पहिला त हाम्रै गोर्खा भाषीहरू बिचमा यो नेपाली भाषी बिचमा नि सङ्गठित हुनु पर्यो अनि सद्भावना कायम गर्नु पर्यो, तब चाहिँ यो सम्भव छ। सर एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अमित शाह जी एक प्रस्ताव लेके आया कि हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज करने के लिए। When you have demanding, actually you have been demanding UPSC में नेपाली भाषा में क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। Actually do you think कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज हो जाने से आपने जो सवाल उठाया कि नेपाली भाषा और संस्कृति का अस्तित्व सुरक्षा भी जो उठाया, डू यू थिंक कि हिंदी भाषा नेशनल लैंग्वेज हो जाने से आपको जो डिमांड और नेपाली भाषा का अस्तित्व थोड़ा से विफल हो सकता है? ये भाषा है और भाषा जैसे बंगाल में बंगाली भाषा है, नेपाली लोग नेपाली भाषा बोलते हैं, 8 शेड्यूल में अभी मान्यता मिली हुई भाषा है। तो वो इस तरह केंद्र सरकार का जो कार्यक्रम है अथवा नेशनल प्रोग्राम है, उन लोग का एजेंडा है, नेशनल गवर्नमेंट तो करेगी, और कितना ये सफल होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। आप सपोर्ट करेंगे नेपाली एक्चुअली हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज जो करने का जो प्रस्ताव, उसको आप समर्थन दें? नहीं, नेशनल लैंग्वेज है ही तो नेशनल लैंग्वेज उसका सर उसको मान्यता प्राप्त नहीं है ना सर? नहीं, वो नेशनल लैंग्वेज है और मेरा समर्थन के बिना ये नेशनल लैंग्वेज है। तपाईँलाई हामीले सिलगढीमा पाएको छौँ, तपाईँ रुलिङ चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो है, सिक्किमले राजनीति विश्लेषण गरौँ न त, किनभने सिक्किमले सिक्किम का हाल है उसके सिक्किम कस्तो छ, आजको दिनको सिक्किम कस्तो छ, अनि बिजेपी सरकारले भारतीय गोर्खालाई न्याय नदिरहेको स्थिति तपाईँले पनि भन्नुभयो। सिक्किमले र सिक्किमको गभर्मेन्ट, एसकेएम गभर्मेन्ट, तपाईँको अपोजिसन पार्टी अनि बिजेपी गभर्मेन्टको रोल के छ सिक्किममा? आज तक सिक्किममा वर्तमान सरकारले और बीजेपी एसकेएम गभर्मेन्टले अहिलेसम्म गोर्खाको बारेमा, सिक्किमे नेपालीहरूको बारेमा, लिम्बू तामाङको बारेमा, भुटिया लेप्चाको बारेमा अहिलेसम्म राजनीतिक मागको बारेमा कुरा उठाएको छैन, एक शब्द उठाएको छैन। र नेसनल लेभलमा गोर्खाको बारेमा त झन् कुरा गर्ने प्रश्नै आएन, त्यस्तो हालत छैन। उनीहरू खालि अहिलेसम्म चाहिँ अब आफ्नै चौकी बचाउने काममा मात्रै उहाँ बिजी हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ। मेरो यो सन्दर्भमा है, हालैमा तपाईँ सिक्किमको गभर्नर गङ्गा प्रसादमाथि निकै खण्डन भएको थियो है, उहाँले उहाँको भूमिका निभाउनु भएको छ भन्नुभएको थियो है। अब त्यही अर्थले जब मिस्टर गोले 2019मा चिफ मिनिस्टर बनियो, उहाँ त्यति बेलाको उहाँको लिगल पोजिसन चाहिँ के थियो भने उहाँ कन्टेस्ट गर्नु पाउने थिएन बिकज अफ करप्सन चार्जेस। तर त्यसो हुँदा पनि मिस्टर प्रसादले उहाँलाई निमन्त्रणा दिएर सरकार गठन गर्नु अनुमति दियो। त्यसको पछि त गएर उहाँलाई इसीले छुट दियो, उसको उहाँको सेन्टेन्सहरू घटाइदियो है। त्यो अर्थले उहाँ बाई इलेक्सन जितेर मुख्यमन्त्री बनिरह्यो। तपाईँलाई यो विषयमा गभर्नरको भूमिका कस्तो लाग्छ? यो सँगसँगै इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको भूमिका कस्तो? यस्तो गोलेको विश्लेषण गर्नु। यो सबैको कारण छ, पहिला कारणकै कुरा गर्नु पर्यो। अब कारण हो संविधान 371F को जी चाहिँ सबभन्दा मूल कारण हो। 371F जी ले स्पेशल पावर दिएको छ गभर्नरलाई, र त्यही पावरलाई युज गरेर एकजना कन्भिक्टेड मान्छे जसलाई 6 वर्ष चुनाव लड्नुबाट डिबार गरेको छ र त्यस्तो मान्छेलाई
र ऊ एमएलए पनि छैन, त्यस्तो मान्छेलाई उसले मुख्यमन्त्री एपोइन्ट गर्यो अथवा नियुक्त गर्यो। अनि यो चाहिँ सिक्किमे जनताको लागि सबभन्दा ठुलो अन्याय भएको छ। र जबसम्म 371FG को जुन चाहिँ स्पेसल पावर गभर्नरको हटाइँदैन तबसम्म सिक्किममा एउटा फुल फ्लेजेड स्टेट र फुल फ्लेजेड डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट त्यहाँ इस्टाब्लिस हुन सक्दैन। र गभर्नर जहिले चाह्यो त्यति बेला जसैलाई पनि उसले मुख्यमन्त्री बनाउन सक्छ, जसलाई पनि उसले बर्खास्त गर्न सक्छ। अनि त्यस्तो खालको स्पेसल पावर सिक्किमको गभर्नरलाई छ, जुन चाहिँ संविधानमा त्यस्तो खालको पावर कुनै पनि गभर्नरलाई छैन। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज सिक्किमको जनताले देशमा सिक्किमलाई मर्ज गरेर हामीले पाएको डेमोक्रेसी पनि अहिले फुल फ्लेजेड डेमोक्रेसी हामीले पाएका छैनौँ। र आज सिक्किममा चाहिँ गभर्नरको त्यो प्रकारले जनताको हक र अधिकारमाथि चाहिँ उसले खेलबाड गरिरहेको छ। र यस्तो खालको सरकार चाहिँ सिक्किममा टाउकोमा राखिदिएको छ। हामीले यही दिन देख्नुको लागि हामीले सिक्किम भारतमा मर्ज गरेको होइन। हामीले भारतमा मर्ज गऱ्यौँ कि सिक्किमे जनताले चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक पावरलाई, डेमोक्रेटिक राइटलाई इन्जोय गरोस् भनेर भारतको जस्तो एउटा महान देशमा हामी भारतको नागरिक भएर हामी चाहिँ स्वतन्त्र भएर भारतको नागरिक भएर बस्नका लागि हामीले सिक्किम भारतमा गाभेको। र तर आज त्यसको ठिक उल्टा त्यो 371FG ले चाहिँ आज सिक्किमे जनताहरूलाई यस्तो खालको सरकार टाउकोमा राखिदिएर सिक्किम आजको जनता आज बोल्न नसक्ने अवस्था भएको छ। र यो एउटा कुरा गभर्नरले यसरी सिक्किममाथि यो अन्यायपूर्ण फैसला गर्नु चाहिँ 371FG को कारणले हो। र अर्को कुरा चाहिँ गभर्नरले अन्तरात्माबाट फैसला गर्नुपर्ने हो। र उसको अन्तरात्माको आवाज सुनेर उसले फैसला गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसो नगरेर चाहिँ उसले 371FG लाई मात्रै उसले त्यो पावरलाई मात्रै हेरेर उसले काम गर्यो। त्यसो हुँदा आज यो अन्याय भएको छ। अर्को जुन चाहिँ इलेक्सन कमिसनको जो फैसला छ त्यो अहिले सुप्रिम कोर्टमा च्यालेन्ज गरेको छ र त्यसमाथि म बोल्दिनँ। मोहन जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का जो है ये चिकन नेक है सिलीगुड़ी, और सिक्किम का प्रवेश द्वार भी है, और सिलीगुड़ी के शासक उत्तर बंगाल के लोग जो है अलग यूटी या फिर अलग राज्य की मांग करें, तो आप पूर्व सीएम होने के नाते और पड़ोसी राज्य के पूर्व सीएम होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं इस मांग को, और आपका क्या इसको लेकर मंतव्य है? देखिए, अब हम भारत का नागरिक हैं और सभी भारत के नागरिक लोग संविधान के तहत अपना मांग कर सकते हैं और उसमें मुझे बोलने का कोई हक नहीं। मैं दूसरे प्रदेश से हूँ, कौन क्या मांग करते हैं, क्या करते हैं, सभी कर। कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर ये तो फायदेमंद तो तब होगा ना जब ये इसमें कुछ एक्शन होगा तो होगा। अभी तो फायदा कैसे कहूँ। सर, तपाईँले 371FG को कुरा गर्नुभयो। 371F नै डाइल्युट भएको छ भन्ने एउटा उयो छ, एउटा आरोप पनि छ। त्यो गभर्नमेन्ट केन्द्र सरकारले 371F लाई फुल सेन्स इम्प्लिमेन्ट नगरिरहेको। तपाईँले जी को कुरा गर्नुभयो, 371G को कुरा गर्नुभयो। तपाईँको डिमान्ड के थियो? जी हट्नुपर्छ भन्ने डिमान्ड हो कि के हो? यो 371FG चाहिँ भारत सरकारले म हट्नु भन्दैन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ र गभर्नरलाई पावर चाहिँ यूपी को गभर्नर बराबरी दिनुपर्छ। हाम्रो सानो स्टेटमा के त्यत्रो ठुलो पावर दिन्छ? आजको एसकेएम गभर्नमेन्टलाई तपाईँ रेटिङ गर्नुहुन्छ 10 मा कति दिनुहुन्छ? 10 मा रेटिङ दिनु। म रेटिङ के दिन्छु भने सिक्किममा चाहिँ देयर इज नो गभर्नेन्स, देयर इज ओन्ली गभर्नमेन्ट। दिस इज माई रेटिङ। अर्को कुरा चाहिँ के थियो भने अस्ति मात्र तपाईँले उयसको कुरा उल्लेख गर्नुभयो है, दार्जिलिङ सिक्किम विषयमा जहाँ चाहिँ तपाईँले आरोप गर्नुभएको थियो कि मिस्टर गोले एसकेएमले चाहिँ तपाईँको समर्थन गर्दैछ यो मुद्दालाई भनेर। यो के साँचो हो? अनि एसडिएफको अडान चाहिँ के छ दार्जिलिङ सिक्किम विलय? दार्जिलिङ र सिक्किम विलय, अब यो दार्जिलिङबाट उठेको कुरा हो र सबले सुनिरहनु भएको छ।
र दार्जिलिङबाट चाहिँ आवाज आइरहेको छ, बार आइरहेको छ, मिडियाहरूबाट, सोसियल मिडियाबाट त्यहाँ धेरैजनाले बोलिरहेका छन् है, सिक्किम दार्जिलिङ मिसाउनुपर्छ, सिक्किम दार्जिलिङ गाप्नुपर्छ, सिक्किम दार्जिलिङ एक बनाउनुपर्छ, अनि 2023 भित्रमा सिक्किम दार्जिलिङ एक भइहाल्छ भनेर डिस्ट्रिक्ट पनि छुटाइसकेको घोषणा दार्जिलिङबाट भएको छ। र दार्जिलिङबाटै घोषणा भएको छ कि पहिला सिक्किमको मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले दार्जिलिङ सिक्किम काट्ने समर्थन नदिँदाखेरि उसको मुख्यमन्त्रीले उड्यो। अब अहिलेको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ अहिले समर्थन गर्दैछ भनेर दार्जिलिङबाटै भनेको छ, मैले भनेको होइन, दार्जिलिङबाट भन्दैछ। र त्यो कुरा सबले सुनेको, सबलाई थाहा छ, सबकोमा त्यो रेकर्ड छ उहाँले बोलेको। यो चाहिँ दार्जिलिङबाट त्यहाँका नेताहरूले बोल्दैछन्। अब तपाईँहरू को तपाईँले जान्नुहुन्छ। तर अब हाम्रो कुरा यो चाहिँ कुरा गर्नु भनेदेखि हामीले 1975 सालमा 26 अप्रिल 1975 सालमा सिक्किमलाई भारतमा हामीले गाभ्यौँ, मर्ज गऱ्यौँ र हामी सिक्किमेहरू चाहिँ सिक्किमलाई सब मर्ज गर्न चाहँदैनौँ र सब मर्जको विरोधमा छौँ हामी। अनि एसडिएफ पार्टी चाहिँ सिक्किमलाई सब मर्ज गर्ने कुराको विरोधमा छौँ हामी चाहिँ। र हामी सिक्किम जत्रो छ त्यत्रै सिक्किमलाई हामी सुरक्षा दिन चाहन्छौँ। त्यसैको लागि एसडिएफ पार्टी आज सिक्किम बचाओ अभियानमा सारा सिक्किममा हामी जनतालाई भेट्दैछौँ, जनतामा छौँ हामी आज। तपाईँको 50 दिने यात्रा पनि सुरु भइसकेको छ सिक्किममा, अनि अर्कोतर्फ अपोजिसन पार्टीहरू भाइजू भुटिया पनि खुसी नदेखिरहेको स्थिति छ। तपाईँको फर्मर अब नेता गणेश राई पनि निस्किसक्नु भएको छ। अपोजिसन पार्टीहरूको रिअलाइनमेन्ट हुने अथवा अलायन्स हुने सम्भावना के कस्तो छ या छैन? अब अहिले चुनाव आउनु अझै 1.5 साल छ। राजनीतिमा असम्भव केही पनि छैन। आपने जो समस्या उठाया यहाँ सारी चिंताएं प्रकट की कि संवेदनशील सिक्किम जो है संवेदनशील एक राज्य है जहाँ बॉर्डर हैं, तो क्या माना जाए कि एसडीएफ राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है? मतलब आपका अगले स्टेप क्या है? ये राष्ट्रीय लेवल पर कुछ एसडीएफ बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, इस तरह माना जाए? ना, मेरा तो देखिए, मैं राष्ट्रीय तौर में बड़ा स्टेप, राष्ट्रीय स्तर में राजनीतिक बड़ा स्टेप मैं कितना ले सकता हूँ? मेरा एक सीमित है ना, सीमित एक छोटा सा प्रदेश में रहता हूँ पूरे देश में और गोरखा भाषी 2% है इंडिया में और छोटा प्रदेश में रहता हूँ। छोटा प्रदेश है मेरा सिक्किम। तो 25 साल में सीएम था, तब भी मैंने दार्जिलिंग में भी, जहाँ सबसे गोरखाओं का घनत्व है, देहरादून में है, आसाम में थोड़ा ज़्यादा गोरखा लोग रहते, वहाँ पर भी मैंने अपनी पार्टी का ब्रांच नहीं बनाया, मैंने पार्टी वहाँ पर विस्तार नहीं किया। तो आज तो मैं अपोजिशन में हूँ, वो पार्टी करना, बड़ा करना तो मेरा सोच से बाहर की बात है। लेकिन मैं आज देखिए इनर कलिंग मेरा जो है कि मैं एक नेपाली भाषी हूँ, मैं सिक्किमी हूँ, मेरा घर सिक्किम है, मेरा स्वर्ग सिक्किम है, मेरा सभी मेरा भाई बहन और मेरा परिवार सिक्किम के जनता है। तो मैं वहाँ पर ही राजनीति करूँ, उन लोग का सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए। मुझे बस सिक्किम के लिए मरना है, सिक्किम के लिए जीना है, बस उससे बाहर कुछ नहीं करना है। ये डिमांड लेके आपको अगला कोई कर्मसूची जो सूची है? जैसे आपने कहा सिक्किम बचाओ अभियान करेंगे, सिक्किम बचाओ, बस हमारा काम है सिक्किम बचाओ। सर क्या क्या करेंगे इसमें? सिक्किम बचाना है भाई, अब हमारा वहाँ हमारा अस्तित्व बचाना है, राज्य का संविधान की तहत सिक्किमी जनता की अस्तित्व को बचाना है, हमारा मिट्टी को बचाना है, जल को बचाना है, जीवन को बचाना है, सिक्किम को बचाना है। और हमारे जितना संविधान से सुरक्षित कानून है उसको बचाना है और सिक्किम के लोगों को हंसाना है, बस वही करना है। उसके लिए आपको कुछ स्टेप, कुछ आगे कुछ सूची है आपका? बजट फाइनल किया है, किसी तरह का कार्यक्रम है? नहीं, कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। 50 दिन तो हम जा रहे हैं, जन जन में जा रहे हैं, हम घर घर में जा रहे हैं, जन जन में जा रहे हैं, हर गांव में जा रहा हूँ। मैं भी 2 दिन कल 2 दिन पहले मैं गांव में ही था। मैं कल यहाँ एक शादी था, इसके लिए आया था। फिर आज सोचा मैं
आप लोग से कैसे मिल लूँ और बातें करूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको से पवन सर, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी, कुछ सिक्किम्स अपने आप को इंडियन नहीं मानते हैं, ऐसे में आपका क्या विचार है? कौन नहीं मानते? कुछ लोगों का इस तरह का मतामत है। ये तो ऐसा होता है ना, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। ये इंडियन आप अपना काम कीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए। हाँ प्लीज मत कीजिए। सर प्लीज देखिए, सिक्किम के अब ऐसा क्वेश्चन आपने यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं बताता हूँ। आज इंडिया में सिक्किम के लोग जैसे इंडियन तो नहीं है, दूसरे लोग ही नहीं है, हम लोग है इंडियन। हम लोग सही इंडियन है, हम तो खुद देश के साथ में इंडियन बने हैं। आपको पता है ना, हमने इस तरह से सबसे पहले देश को इंटीग्रेशन किया। अभी भारत में हम लोग ने एक देश को एक उदाहरण दिया कि रिवर्स इंटीग्रेशन कैसा करना है, ये उदाहरण दिया। रिवर्स इंटीग्रेशन क्या होता है? सब लोग कहते हैं, हमारे देश के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी कहते हैं सिक्किम जैसा बनाना है, हमारे राज्य को सिक्किम जैसा बनाना है, हमारा राज्य को भी सिक्किम जैसा साफ सुथरा रखना है, सिक्किम जैसा विकास करना है, सिक्किम जैसा शांति होना चाहिए। ये रिवर्स इंटीग्रेशन है। दिल्ली में भी हमारा बड़े बड़े वहाँ के अफसर लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अफसर को कहते हैं, अरे सिक्किम जैसा करो ना, सिक्किम से सीखो, कैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, कैसा शांति रखना है, कैसे साफ सुथरा अपना राज्य को रखना है, सीखो सिक्किम से सीखो, ऐसे बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं रिवर्स इंटीग्रेशन। सिक्किम से लोग सीखते हैं। पहले मैं मुख्यमंत्री जब पहले बना था तो उस टाइम पे बाहर के मतलब सिक्किम से बाहर के लोग वहां पर आते थे सिक्किम को सिखाने के लिए। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम करने लगा तो फिर बाहर के लोग सिक्किम में सीखने आने लगे। मैंने जब मुख्यमंत्री छोड़ के बाहर आया तो तब तक वहाँ पर 2019 तक बाहर के लोग वहाँ पर सीखने जाते थे, टूरिस्ट लोग भी जाते थे, कुछ सीख कर जाते थे, वापस जाते थे। लेकिन आज 3.5 साल में सिक्किम थोड़ा वहाँ पर गड़बड़ हो गया। अभी सर कोई यूनियन मिनिस्टर से आप मिलेंगे, होम मिनिस्टर या जो आप स्टेटस का बात बोल रहे हैं, स्टेटस का SC और ओबीसी का बात बोल रहे हैं, तो यूनियन मिनिस्टर के साथ कोई मीटिंग आप लोग करेंगे या कोई मेमोरेंडम देंगे? मेमोरेंडम तो बहुत बार दिया है मैंने, जब जितना तो किसी ने नहीं दिया, अभी भी देंगे। अभी हम अभी अपोजिशन पार्टी के रूप में भी हमने मेमोरेंडम दिया है और भी हम लोग देंगे। मैं जाके दिल्ली में प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर सभी मंत्री से मिलूंगा जाके जी। एउटा क्वेसन, तपाईँ अहिले सिक्किम बचाउ यात्रा हुनुहुन्छ, तर विगत केही वर्ष 2-3 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँले अपोजिसनको भूमिका जुन प्रकारले निभाउनु पर्थ्यो त निभाउन तपाईँ सक्नु भएन, तपाईँ जनताबाट टाढिनु भयो भने तपाईँमाथि नै एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ। यसलाई कसरी? म जनतादेखि टाढियो भन्ने जुन चाहिँ आरोप छ, यो चाहिँ एसकेएम पार्टीको न्यारेटिभ हो, एसकेएम पार्टीको त्यो भनाइ हो, त्यो कथा हो। त्यो भनेको चाहिँ एसकेएम पार्टीले यो चाम्लिङ चाहिँ जनतादेखि टाढी त हुन्थ्यो नि, किन मरेको, यो किन गएको जनतामा, यो चाहिँ रात दिन जनतादेखि टाढो यो गएन, जनताले यसलाई भुल्न सकेन भनेर नि त्यो न्यारेटिभ बनाएको। खाना